हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतीकों का अर्थ। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस क्वेश्चन का जो बुक चैप्टर है इसका पहला भाग बनाकर दिए हैं। आज ये दूसरा भाग किया जा रहा है। तो प्रतीकों का अर्थ, उसके बाद कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहें और पूरी देखें और लोगों तक शेयर भी करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ प्रतीक में पहला दिया है टूटी हुई बेड़ियाँ। ये दिया हुआ है टूटी हुई बेड़ियाँ, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो टूटी हुई बेड़ियाँ का अर्थ यहाँ पर देखेंगे आप कि होता है आज़ादी मिलना। क्या होता है? आज़ादी मिलना। उसी प्रकार से बाज छाप वाला कवच, बाज छाप वाला कवच का मतलब जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति है। ठीक है, फिर है वलुत पत्तियों का मुकुट, तो ये वीरता का पहचान था। यहाँ पर जो 3rd नंबर है वलुत पत्तियों का मुकुट, वही यहाँ पर भी 3rd में वीरता का पहचान, उसका महत्व यानी अर्थ जिसको। तलवार, तो तलवार क्या मुकाबले की तैयारी करने का एक प्रतीक या महत्व को बताता है। तलवार पर लिपटी जैतून, तो तलवार पर लिपटी जैतून का मतलब होता है शांति की चाह, यानी कि तलवार बंद कर दिया गया, रख दिया गया, तो इसका मतलब वो क्या चाह रहा है? शांति चाह रहा है ना, लड़ाई झगड़ा से दूर होना चाह रहा है, ऐसा कुछ प्रतीक होता है। यानी कि तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। फिर काला, लाल और सुनहरा, काला, लाल और सुनहरा का मतलब क्या है कि 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों को का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया, इसका महत्व ये बताता है। फिर उगते सूर्य की किरण, तो उगते सूर्य की किरण एक नए युग का सूत्रपात करवाता है। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए हम लोग अब 1 अंक वाले प्रश्न को करते हैं। तो 1 अंक वाले प्रश्न क्या क्या है? पहले, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सोरियू फ्रांसीसी चित्रकार था। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि जर्मन, यहाँ पर देखेंगे कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया और जर्मन वलुत वीरता का प्रतीक था। जर्मन वलुत जो है वो वीरता का प्रतीक था। चलिए अगले क्वेश्चन को करते, 4th नंबर क्वेश्चन को, कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति को। फ्रांसीसी क्रांति जो 14 जुलाई 1789 में किया गया था, इसकी शुरुआत जो है 14 जुलाई 1789 में किया गया था। चलिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, जॉल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार, वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो एक जर्मन शुल्क था। जॉल वेराइन क्या था? एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी गई। ठीक है, 30 से 2 कर दी गई, यानी कि करों की संख्या, मुद्राओं में संख्या की जो है सो कमी की गई। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बना था। उसके बाद का क्वेश्चन 7 नंबर हम पढ़ेंगे कि मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो यंग इटली और यंग यूरोप। मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत जो था संगठनों के नाम लिखना है। तो यंग इटली और दूसरा हो जाएगा यंग यूरोप। ठीक है, चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन को करते हैं कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है, क्या हुआ? राष्ट्र राज्य का उदय होने का। उसके बाद बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1815 में। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1815 में। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? तो ड्यूक मैटरनिक का। उसके बाद नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना संधि का उद्देश्य था। किसने कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मैटरनिक ने कहा था। ठीक है, ये चीज को भी याद रखना है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मैटरनिक द्वारा कहा गया था। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो कॉन्स्टेंटिनोपल संधि जो था वो स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी यूनान को। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वॉल्फ टाउन ने किया। उसके बाद आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात की प्रतीक है? तो न्याय की प्रतीक है। ये था 1 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले हैं 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करना है। तो ये इस प्रकार से है कि फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है बार बार इस क्वेश्चन को। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो पहला हो जाएगा निम्नलिखित तरीकों से, है ना, इस सामूहिक पहचान की भावना की पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। दूसरा, नए राष्ट्रीय चिन्ह बनाना। तीसरा में केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाना, राष्ट्रभाषा उत्पन्न करना और एक समान भार व मान की व्यवस्था करना। ठीक है, इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव का पहचान पैदा किए थे। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो उत्तर देना है नेपोलियन की संहिता। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया। दूसरा, शहरी क्षेत्र में सुधार किया और तीसरा, व्यापार के क्षेत्र में सुधार किया। नेपोलियन प्रशासनिक क्षेत्र जो थी क्रांतिकारी के सिद्धांतों का जो उद्देश्य था ये था कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना, शहरी क्षेत्र में सुधार करना और व्यापार क्षेत्र में भी सुधार करना, यही था। चलिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो निम्नलिखित तरीका से भूमिका निभाई। पहला क्या होगा कि कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। दूसरा हो जाएगा लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य को भी विकसित किया गया। और तीसरा जो है स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया गया और भाषा को रखा गया। चलिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन को एग्जाम में कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया निम्न है। आरंभ, विलियम प्रथम में के पर्सा के सिंहासन पर आसीन होना। एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, क्या क्या हुआ था। दूसरे में बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। तीसरा, वियना कांग्रेस। चौथा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का होना। एकीकरण में बाधाएं बनना। और लास्ट हो जाएगा बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? तो इसकी महत्वपूर्ण जो एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन था वो एकीकरण की प्रक्रिया जो थी से 1832 काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। काउर जो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना कब? 1832 में। फ्रांस ने से संधि ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लोम्बार्डी को राज्य में मिला लिया।
द्वितीय चरण में क्या हुआ कि मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्जिनिया में विलय कर दिया यानी मिला दिया। फिर तृतीय चरण 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय पा लिया। और चतुर्थ चरण में हुआ क्या कि वेनेसिया व रोम पर अधिकार 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय किया। अब इसमें क्या क्या बाधाएं आई, तो एकीकरण की बाधाएं देख लीजिए। पहला, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास चला। दूसरा में विदेशी शक्तियों का आधिपत्य हो गया। तीसरा, पोप का शासन बढ़ा, वियना कांग्रेस की स्थापना की गई। और फिर अनुदारवादी शासक बढ़ गया। उसके बाद का अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। तो यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, क्योंकि इसमें राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी बहुत दिनों से चल रही थी। दूसरा, पहले नृजातीय पहचान राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि हुई। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। और 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ और स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। और अगला पॉइंट है कि नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ, आंग्ल संस्कृति का दबदबा बढ़ा। यानी कि नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ और उसी के द्वारा जो संस्कृति था वो ब्रिटिशों का संस्कृति का दबदबा चलने लगा। राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया जाने लगा और पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में रहने लगे। चलिए, ये क्वेश्चन को नहीं करना है और नहीं तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, तो पहला कारण क्या था, प्रभाव वाला सो देखिए। राष्ट्र राज्यों का उदय होना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल देना और अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग। और पांचवा है निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन को भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो जन्म पर आधारित सुविधाओं को समाप्ति कर दिया गया था। फिर संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदारी व सामंती व्यवस्था को समाप्ति कर दिया गया था। फिर यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया गया था। मानक नाप तौल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई थी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है कि यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखना है। तो निम्न विशेषताएं थी। पहला, जीवन जीने की समान शैली मिली, भूस्वामित्व हुआ, कूटनीति भाषा बना, आपस में वैवाहिक संबंध बना और उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। और धीरे से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए और इसके प्रमुख प्रस्ताव व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला दिया गया और आगे आगे बहुत सारे कार्य किए। पर्सा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का निर्माण सौंप दिया गया, नियंत्रण सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक आदर्श क्या थे। तो कानून के समझ समानता, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं होना, फिर बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर हुए। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन का आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना आपको टाइम भी दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारे क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप किया गया है आपके लिए। हम सारे क्वेश्चन को टाइप किए हुए हैं, आप जितना चाहे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दोबारा इसको सुन सकते हैं जिस प्रकार से समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे। तो निम्नलिखित कारण थे। पहला, जनता पर अत्याचार हो रहा था। दूसरा, निरंकुश शासन व्यवस्था थी।
जिसमें किसी जनता का कुछ चलता ही नहीं था। उदारवादी विचारों का प्रसार था। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा चल रहा था और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका बनी हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से चलाई जा रही थी। और आप क्या करेंगे, इस तरह से इस सभी का स्क्रीनशॉट करेंगे। और आज का वीडियो यहीं पर खत्म किया जाता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसे दोस्तों तक भी शेयर करेंगे और आप खुद भी पढ़ेंगे और इसे कॉपी में भी नोट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। इसलिए आपको तैयारी तो पूरी तरह से रखना ही रखना है।